हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। ये एक रिसेंटली एडिट टॉपिक है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इसमें पॉइंट्स बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, तो उस वजह से मे बी मिक्सअप हो जाता है थोड़ा सा पॉइंट, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको बेस्ट पॉसिबल मैनर के अंदर ये चैप्टर, ये पॉइंट आपको सिंप्लीफाई करके दूँ। तो इसके अंदर अगर मैं बेसिक आपको बताऊं तो इस चैप्टर के अंदर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, सबसे पहले एक एलिजिबल बोरोवर होगा जो चाहता है बाहर से पैसा रेज करना। अब बाहर जो बैठा है वो है रिकॉग्नाइज्ड नॉन रेजिडेंट लेंडर, जिसको इस एक्ट के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया है। कुछ लेंडर्स हैं जिनको स्पेसिफाई किया गया है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इसके अंदर। वो वहां से इनको लोन देंगे एलिजिबल बोरोवर्स को। कुछ पर्टिकुलर मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड है इसके अंदर, जिस चीज़ का उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि वो अगर पैसा बोरो कर रहे हैं तो किस किस पर्पजेस के लिए उस पैसे को वो यूज़ कर सकते हैं। तो उन प्रोविजंस को देखेंगे, जैसा कि यहाँ पर एक्ट के अंदर नेगेटिव लिस्ट दी गई है। यहाँ ये नहीं बताया कि आप किन किन पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे, यहाँ बताया आप किन किन पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। जैसा कि हमने फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर देखा था, कुछ गवर्नमेंट ने बताया था कि आपने अगर कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव किया है तो उसको आप स्पेकुलेटिव बिजनेस के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। सेम वे इस एक्ट के अंदर भी अगर आपने ईसीबी रेज कर रहे हो तो आप उसको रियल एस्टेट में नहीं लगा सकते, आप उसको कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, या फिर आप उसको इक्विटी शेयर्स नहीं परचेज कर सकते। उसके बाद हम देखेंगे कि आप किस किस रूट से उस पैसे को ले सकते हैं, यानी कि ऑटोमेटिक रूट से या आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये दोनों केसेस को हम देखेंगे। देन देखेंगे कि पैसा आपने रेज कर लिया, आप एलिजिबल थे, आपने पैसा रेज कर लिया, आप उसको पर्पस के लिए यूज भी कर रहे हैं, बट पेंडिंग यूटिलाइजेशन उस पैसे का करेंगे क्या आप? आपने पैसा रेज कर चुके हो, राइट नाउ आपके पास एक्सपेंसेस नहीं है, इन द मीन टाइम व्हाट कैन यू डू विद द मनी? तो यहां मैं आपको बता दूं, ईसीबी कैन बी रेज्ड बोथ इन आईएनआर एज वेल एज इन फॉरेन करेंसी। दोनों केसेस के अंदर पार्किंग के कुछ डिफरेंट प्रोविजंस यहां पे दिए गए हैं, जिसको हम देखेंगे बड़ा डिटेल के अंदर। उसके बाद कुछ प्रोसीजरल पार्ट आता है। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर एंड आई होप आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आएगा। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स यानी कि ईसीबी, ये एक नया टॉपिक है, रिसेंटली एडिट टॉपिक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वास्ट है, थोड़ा सा बड़ा है, इसमें काफ़ी सारे प्रोविजंस, काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। एंड मेन प्रॉब्लम यही होती है कि हम इसको एक साथ एक बंडल में नहीं डाल पाते। जब भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाए या फिर कुछ दोबारा हम पढ़ते हैं इसको, तो वी गेट कन्फ्यूज्ड कि व्हाट आर द थिंग्स एंड व्हाट आर द पैटर्न इन विच वी हैव टू रिमेंबर दोज थिंग्स। तो सबसे पहला पर्पस मेरा यही होगा कि इस चैप्टर को जितना हो सके उतना आपके लिए सिंप्लीफाई करना। सो लेट्स स्टार्ट विद, सबसे पहले बेसिक्स देखते हैं कि कोई भी बोरोइंग होती है उसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एक होता है बोरोवर और एक होता है लेंडर। इस केस के अंदर दे आर सम एलिजिबल बोरोवर्स, एंड दूसरी तरफ है हमारे पास रिकॉग्नाइज्ड नॉन रेजिडेंट लेंडर्स। क्योंकि दिस इज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, जो कि बाहर से हम इंडिया के अंदर किसी से लोन ले रहे हैं, तो नॉन रेजिडेंट लेंडर्स होंगे जो कि लोन देंगे इंडिया के अंदर इंडियन रेजिडेंट को, जो कि एलिजिबल बोरोवर्स होने चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे इसके अंदर कितने टाइम के लिए दिया जाएगा, मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड, जो कि डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए अलग अलग हैं। फिर हम बात करेंगे किन किन पर्पजेज़ के लिए उस लोन को लिया जा सकता है, इस एक्सटर्नली बोरोइंग्स की जा सकती है। यहाँ पे इस एक्ट के अंदर वो पर्पजेज़ नहीं गिवन है, यहाँ पे एक नेगेटिव लिस्ट गिवन है कि किन किन पर्पजेज़ के लिए आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते। सो दिस इज लाइक द बेसिक थिंग कि इस चैप्टर के बारे में हम किस चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे कौन कौन एलिजिबल बोरोवर्स हैं जो पैसा बोरो कर सकते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट कि कौन कौन उनको पैसा बोरो लैंड कर सकते हैं, एंड फिर हम देखेंगे कितने टाइम के लिए कर सकते हैं, एंड हमें देखना है कि किन किन पर्पजेज़ के लिए वो किया जा सकता है। दो ट्रांजेक्शन्स हो सकती हैं, या तो आप पैसा बोरो कर रहे हैं किसी फॉरेन करेंसी के अंदर, या फिर आप पैसा बोरो कर रहे हैं आईएनआर के अंदर। दोनों के लिए कुछ अलग अलग प्रोविजंस यहाँ पे दिए गए हैं, जिसको हम बड़ा ही डिटेल में, बड़ा ही अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चलिए एलिजिबल बोरोवर्स के बारे में कि कौन बोरो करेगा। तो वहाँ पे हमारे पास लोग आते हैं। पहली बात आती है पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है यूनिट्स इन एसईजी, यूनिट्स इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है SIDBI। फोर्थ पॉइंट आता है हमारे पास एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया।
एग्जिम बैंक। अब अगर हम INR में बात करें, ये तो हमने देखा फॉरेन करेंसी में कौन कौन से एलिजिबल बोरोवर्स फॉल करते हैं जो कि फॉरेन करेंसी में बोरो कर सकते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट INR, तो ये सब तो हैं ही, ये सब तो हैं ही एलिजिबल के अंदर। उसके साथ साथ हमारे पास कुछ एंटिटीज़ और जुड़ जाती हैं जो कि हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें तो माइक्रो फाइनेंस में रजिस्टर्ड, माइक्रो फाइनेंस की एक्टिविटीज़ के अंदर रजिस्टर्ड एंटिटीज़, माइक्रो फाइनेंस, NPOs या फिर कुछ सोसाइटीज़, ट्रस्ट, या फिर हमारे पास आता है कोऑपरेटिव एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, कोऑपरेटिव एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये सब लोग होते हैं जिनसे जो एलिजिबल बोरोवर्स हैं, जो पैसा बोरो कर सकते हैं। इन सबको फॉरेन करेंसी में बोरो करना अलाउड नहीं है, ये सब लोग सिर्फ इंडियन करेंसी में बोरो कर सकते हैं। ये जो लोग हैं ये दोनों करेंसी के अंदर बोरो कर सकते हैं, इनको वो चीज़ अलाउड है। तो दिस इज व्हाट बेसिकली दिस एक्ट इज टॉकिंग अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट एलिजिबल बोरोवर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि जब ये बोरो करेंगे, जो ये पैसा इन्होंने बोरो करना है, उनको किन किन पर्पसेस के लिए वो यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए एक नेगेटिव लिस्ट दी गई है। चलिए इसको बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रिकॉग्नाइज्ड नॉन रेजिडेंट लैंडर्स कौन कौन से होते हैं। ओके, तो इसके अंदर सबसे पहली बात आएगी कि लैंडर्स वो हो सकते हैं जो FATF कंप्लायंट है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यानी कि कोई भी अगर कुछ सस्पिशियस या इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको वो कैच कर सकते हैं, उनको ट्रैक किया जा सकता है उस कंप्लाइंट कंट्रीज़ के अंदर, या FATF या फिर IOSCO कंप्लाइंट कंट्रीज़ के अंदर अगर वो फॉल करते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसे हाउएवर कुछ और भी हैं जो इनके अलावा कुछ और भी हैं जो एडिशनली अलाउड हैं, जिसके अंदर क्या आता है हमारे पास। सबसे पहले बात करेंगे हम कुछ मल्टीलेटरल प्लस रीजनल इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे इंडिया जिसका पार्ट है, जहाँ पे जिनका मल्टीलेटरल और रीजनल इंस्टीट्यूशन जिनका इंडिया इज अ मेंबर, वहाँ से आप बोरो करा कर सकते हैं। दीज आर रिकॉग्नाइज्ड लैंडर्स। उसके बाद आता है कुछ इंडिविजुअल लैंडर्स भी हैं जिनको अलाउ किया गया है। एंड थर्ड पॉइंट आता है अगर फॉरेन ब्रांचेज हैं या सब्सिडरीज हैं ऑफ अ इंडियन बैंक, आप उनसे भी बोरो कर सकते हैं। सो दीज आर हमारे पास आते हैं ये सारे रिकॉग्नाइज्ड नॉन रेजिडेंट लैंडर्स। इनको रिकॉग्नाइज किया गया है, रिकॉग्नाइज्ड नॉन रेजिडेंट लैंडर्स। तो हमने सबसे पहले बात कर ली यहाँ पे एलिजिबल बोरोवर्स के बारे में, देन वी टॉक्ड अबाउट रिकॉग्नाइज्ड एलिजिबल लैंडर्स के बारे में, एंड अब हम बात करने वाले हैं मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड। तो यहाँ पे अगर बात की गई है, अगर आप किसी भी ECB के ऊपर कॉल या फिर पुट ऑप्शन लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मिनिमम 3 साल वेट करना पड़ेगा। 3 साल की मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड है, जिसके बाद ही आप कॉल या पुट ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं उस चीज़ के ऊपर। और भी कुछ मैच्योरिटी पीरियड्स हैं डिटेल में, जिसको मैं जब आपको स्टडी मैट से कराऊंगा तो आपको डिटेल में बताने वाला हूं। दिस इज द रफ ओवरव्यू ऑफ द एंटायर ECB का प्रोसेस। ठीक है, तो हमने बात कर ली एलिजिबल बोरोवर के बारे में, हमने बात कर ली कि कौन लैंड करने वाला है, हमने बात कर ली मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड के बारे में। अब पॉइंट आता है पर्पजेज। तो कुछ पर्पजेज हैं जिनको तो गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली ही मना कर दिया है, जैसे कि हमने FCRA में भी पढ़ा था, अगर आपको याद आए तो कुछ स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ के लिए गवर्नमेंट ने मना किया था कि आप फॉरेन से कंट्रीब्यूशन रेज नहीं कर सकते। सेम वे यहाँ पे भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ने मना किया है, जैसे कि रियल एस्टेट एक्टिविटीज़ के अंदर आप बाहर से मनी बोरो करके रियल एस्टेट में नहीं लगा सकते। उसके बाद आता है हमारे पास इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट, आप कैपिटल मार्केट में पैसा नहीं लगा सकते, और आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, कुछ और पॉइंट्स भी हैं जिसको आपको मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी के साथ में लेके डिस्कस करने वाला हूं विद स्टडी मैट। तो दिस इज द एंटायर ओवरव्यू, दिस इज व्हाट ECB इज ऑल अबाउट, who is going to borrow, who is going to lend, for how many time and for what purpose. This is the entire crux of the ECB. Let's move on. एलिजिबल बोरोवर की बात करने के बाद हम देखेंगे, पहले हमने देखा एलिजिबल बोरोवर कौन है, उसकी बात करने के बाद हम देखेंगे कि अब उसको अगर पैसा मंगवाना है, दिस इज एस्टेब्लिश दैट अ पर्टिकुलर पर्सन इज एलिजिबल बोरोवर। अब उसको पैसा अंदर मंगवाना है तो किस रूट से मंगवा सकता है। There are 2 routes given in this act. पहला है अप्रूवल रूट एंड सेकंड इज डायरेक्ट रूट, ऑटोमेटिक रूट।
ऑटोमेटिक रूट के अंदर आपको बस एक एडी कैटेगरी 1 बैंक को आपका केस रेफर करना है, वो आपके केस को स्टडी करेगा और देखेगा कि इफ़ एवरीथिंग इज़ ओके देन ही विल अलाउ यू। इस केस के अंदर अप्रूवल के लिए आपको जाना पड़ेगा एडी बैंक के पास, एडी बैंक के पास, जो कि एडी बैंक के थ्रू आपकी एप्लीकेशन जाएगी आरबीआई के पास। सो दीज आर द टू रूट्स जिसके थ्रू एलिजिबल बोरोवर अपने आप को अलाउ कर सकता है, ये गवर्नमेंट उसको अलाउ कर सकती है बाहर से पैसा मंगवाने के लिए। अब हम देखेंगे कि लेट्स टॉक अबाउट मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड, मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द डेट जहाँ पे तुमने ईसीबी रेज किया, ईसीबी इज रेज्ड। इसके 3 ईयर्स तक, इसके 3 ईयर्स के टाइम तक आप उस ईसीबी को, उस इंस्ट्रूमेंट को, अगर उसमें कोई कॉल या फिर पुट ऑप्शन है तो एटलीस्ट इस 3 ईयर्स तक आप उसको एक्सरसाइज नहीं कर सकते। उसके बाद आप कोई भी कॉल या पुट ऑप्शन जो भी है आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं या सामने वाला एक्सरसाइज कर सकता है। दिस इज द मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड, मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड, जो कि यहाँ 3 ईयर्स गिवन है। अब इसके बाद थोड़ा और डिटेल में अगर बात करें तो देर आर फ्यू केसेस जिसके अंदर कुछ कुछ अलग अलग ईयर्स डिफाइन किए गए हैं। तो सबसे पहले अगर आपने बात करते हैं, कोई भी एलिजिबल बोरोवर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड लेंडर से, दिस इज पॉइंट नंबर ए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड लेंडर से अगर ईसीबी रेज कर रहा है अगर वो जो एलिजिबल बोरोवर है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और जो अमाउंट रेज हो रही है वो $50 मिलियन तक की है, तो उस केस के अंदर मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड आपका आता है 1 ईयर। 50 मिलियन तक का अगर है और मैन्युफैक्चरिंग के लिए है और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड लेंडर से ये हो सकता है। दिस इज एन इंडिपेंडेंट पॉइंट। इसके बाद जो 4 पॉइंट के बारे में बात करने वाला हूं, दीज पॉइंट्स आर समवेयर इंटर रिलेटेड, कुछ पॉइंट्स हैं जो उनके लिए कॉमन है। तो पॉइंट नंबर बी की अगर बात करें तो अगर आप ईसीबी रेज कर रहे हैं फ्रॉम अ फॉरेन इक्विटी होल्डर, कौन है? फॉरेन इक्विटी होल्डर से अगर आप ईसीबी रेज कर रहे हैं तो इन दैट केस किन किन पर्पसेस के लिए? फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पस, या फिर कोई अदर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, या फिर रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन फ्रॉम एनीवेयर, आइदर रेज्ड डोमेस्टिकली और एक्सटर्नली। इस केस के अंदर आपको टाइम दिया गया है 5 ईयर्स का मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड। किन 3 पर्पसेस के लिए यहां पे, लेकिन ध्यान रखना है 5 ईयर्स तभी अप्लाई होगा जब फॉरेन इक्विटी होल्डर से आप इसको बोरो कर रहे हैं। आगे अब मैं बात करने वाला हूं पॉइंट नंबर सी, डी एंड ई की, जो बात करेंगे अगर आप बोरो कर रहे हैं एनबीएफसी से, बाहर की किसी एनबीएफसी से। किन किन पर्पसेस के लिए? सबसे पहले हम बात करेंगे वर्किंग कैपिटल या कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। अगर आप एनबीएफसी से बोरो कर रहे हैं तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी और यहाँ पे टाइम लिमिट बन जाएगी 10 ईयर्स। यानी कि अगर फॉरेन इक्विटी होल्डर से आप इन्वेस्ट करवा रहे थे, पैसे ले रहे थे, तो उस केस के अंदर 5 ईयर्स तक आपको मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड था। बट अगर आप एनबीएफसी से इन 2 पर्पसेस के लिए, वर्किंग कैपिटल एंड कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए, उस केस में 10 ईयर हो जाएगा। अब अगर मैं बचा थर्ड पार्ट, रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन, अगर मैं उसकी बात करूं तो उसके अंदर 2 लिमिट्स बनेंगे। एक रुपी लोन होगा फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, और एक होगा अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए अगर आपने कोई लोन डोमेस्टिकली रेज किया हुआ है, उसको रीपे करना चाहते हैं आप एनबीएफसी से पैसा लेके, तो उस केस के अंदर आपकी मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड आ जाएगी यहां पे 7 ईयर्स। अगर अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर है और रुपी लोन आप उसको रीपे कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर आपके पास आ जाएगी लिमिट 10 ईयर्स की। तो ऐसे इसका थोड़ा सा बाइफर्केशन हुआ है। तो सबसे पहले हमने बात की, हमने देखा अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, $50 मिलियन तक ले रहे हैं किसी भी लेंडर से, तो 1 ईयर का मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड दिया गया है आपको। उसके बाद हमने देखा कि अगर आपने ईसीबी रेज किया किसी फॉरेन इक्विटी होल्डर से 3 पर्पसेस के लिए, वर्किंग कैपिटल, कॉर्पोरेट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन, डोमेस्टिकली हो चाहे एक्सटर्नली हो, 5 ईयर्स तक की आपको लिमिट थी।
उसके बाद हमने देखा अगर वर्किंग कैपिटल एंड कॉर्पोरेट पर्पज के लिए आपने एनबीएफसी से लिया है तो उस केस के अंदर वो लिमिट आ जाएगी 10 ईयर्स तक। अगर आपने रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन के लिए लिया है कैपिटल एक्सपेंडिचर का तो उस केस के अंदर आ जाएगी आपके पास लिमिट 7 ईयर्स, एंड अदर देन कैपिटल है तो अगेन 10 ईयर्स। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं इस 10 ईयर्स वाले पॉइंट के अंदर ही इसको इंक्लूड करके देखूं तो वर्किंग कैपिटल, कॉर्पोरेट एंड रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर तो 10 ईयर्स है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आ जाएगा तो ये पहले ही वर्किंग कैपिटल तो ऑब्वियसली गाइज वर्किंग कैपिटल एंड जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं आते। तो अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात होगी तो वो रुपी के रीपेमेंट के लिए होगी, तो उस केस के अंदर वो 7 ईयर्स बन जाएगा। आई नो ये पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसको याद कर पाना, बट मैं आपको एक बार स्टडी मैट में दिखा दूँ किस ढंग से दिया हुआ है ये। स्टडी मैट के अंदर यहाँ पे ये पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट आ गया हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाला पॉइंट। देन यहाँ पे बात हो रही है फॉरेन इक्विटी होल्डर से वर्किंग कैपिटल पर्पजेज़ के लिए, जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज़ के लिए या रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन के लिए। उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एनबीएफसी की फॉर कैपिटल वर्किंग कैपिटल एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए 10 ईयर्स, और रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए भी 10 ईयर्स। ये दोनों सेम है। और अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हो जाएगी रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन की तो उस केस के अंदर ये 7 ईयर्स आ जाएगा। सो दिस इज द होल पॉइंट। अब एक जो मैंने लिंक्ड पॉइंट आपको बताया था कि पहला पॉइंट इंडिपेंडेंट है, उसके अलावा बाकी चारों पॉइंट में एक सिमिलैरिटी है, वो ये है कि बी से लेके ई पॉइंट तक के लिए कहा जा रहा है कि आप अगर यहां पे देखिए एक इंडियन बैंक है और उस इंडियन बैंक की फॉरेन के अंदर सब्सिडरी है या कोई ब्रांच है, इन दोनों केसेस के अंदर वहां से अगर वो एक एनबीएफसी क्रेडिट कैटेगरी में आता है और वहां से आप अगर पैसा रेज कर रहे हैं, ईसीबी रेज कर रहे हैं, तो आप नहीं कर सकते इन चारों पर्पसेस के लिए। हाँ, अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और आप 50 मिलियन तक के अमाउंट लेना चाहते हैं वो आपको अलाउड है। बस इन चारों केसेस के लिए ये कहा गया है कि आप उसको रेज नहीं कर पाएंगे। और जो एमएएमपी है इन सारे केसेस के अंदर उसमें कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, आपको स्ट्रिक्टली इस चीज़ को फॉलो करना ही पड़ेगा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं ऑल इन कॉस्ट की, बेंचमार्क रेट प्लस 450 बीपीएस बेसिस पॉइंट्स स्प्रेड। अदर कॉस्ट की अगर बात करें, ये ऑल इन कॉस्ट के बारे में मैंने आपको बताया। ऑल इन कॉस्ट के अंदर हमारे पास आ जाता है यहाँ पे इंटरेस्ट, अदर फीस, एक्सपेंसेस, चार्जेस, गारंटी फीस वेदर पेड इन फॉरेन करेंसी और इंडियन रुपीज़ बट विल नॉट इंक्लूड कमिटमेंट फीस, प्री पेमेंट फीस, चार्जेस विद होल्डिंग टैक्सेस एंड आईएनआर। ये तो आ गया ऑल इन कॉस्ट। उसके बाद अगर अदर कॉस्ट की बात करें तो उसके अंदर आते हैं प्री पेमेंट चार्जेस या कोई पेनल इंटरेस्ट। आपने कोई डिफॉल्ट कर दिया, कोई प्रॉब्लम हो गई है जिसमें आपको कुछ पेनल्टी पे करनी पड़ रही है, उस पेनल्टी के अंडर आपको कोई इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो उसमें आपको 2% तक अलाउड है ओवर एंड अबव द कॉन्ट्रैक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट एंड विल बी आउटसाइड ऑल इन कॉस्ट सीलिंग। यानी कि ये जो ऑल इन कॉस्ट सीलिंग की हमने बात की 450 बेसिस पॉइंट्स बेंचमार्क रेट के प्लस में। फॉर एग्जांपल अगर बेंचमार्क रेट आपको 5% दिया गया है तो प्लस में 4.5% यहाँ पे हो जाएगा, 9.45% आपका ऑल इन कॉस्ट के अंदर आ जाएगा। इसके अबव आपके पास 2% और है जो कि आप अदर चार्जेस के नाम पे कर सकते हैं एक्सपेंस। सो दिस इज ऑल अलाउड अंडर दिस एक्ट। अब मैंने जैसे आपको एंड यूजेस के बारे में बताया, तो एंड यूजेस यानी कि नेगेटिव लिस्ट। नेगेटिव लिस्ट के अंदर जैसा मैंने आपको बताया पहले कि कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिसमें मना किया गया है कि आप इन एक्टिविटीज़ के अंदर आप इन पैसे को प्रोसीड्स को यूज़ नहीं कर सकते, कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड। क्या क्या होंगी वो? रियल एस्टेट एक्टिविटीज़, क्योंकि स्पेकुलेटिव है। स्पेकुलेटिव यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट का बहुत ऊपर या बहुत नीचे जाने का रिस्क रहता है। फिर आता है मेरे पास इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट या इक्विटी इन्वेस्टमेंट, या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन जो हमने ऊपर डिस्कस की, जितने भी पॉइंट नंबर बी से लेके पॉइंट नंबर ई तक यहाँ जो हमने डिस्कस किया, इनके अलावा जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सब नेगेटिव लिस्ट के अंदर आ जाएंगी। तो ये सब यहाँ पे बताया गया है। एक्सचेंज रेट की अगर बात करें तो एक्सचेंज रेट क्या होगा? जिस दिन आपने लोन लिया है, जिस दिन आपने वो लायबिलिटी क्रिएट हुई है, उस दिन का एक्सचेंज रेट लिया जाएगा प्रीवेलिंग, बट उससे लोअर रेट। फॉर एग्जाम्पल प्रीवेलिंग रेट था 76, बट आप अगर डिसाइड करना चाहते हैं कि 74 पे आपको वो बुक करनी है ईसीबी, तो उस केस के अंदर अगर लेंडर अगर ये आपको अलाउ कर देता है तो आप ये कर सकते हैं।
दूसरी बात, अगर कन्वर्जन आपको रूपी अगर ये तो बात हुई फॉरेन करेंसी की, अगर फॉरेन करेंसी में आप बोरो कर रहे हैं तो अगर आप रूपी करेंसी के अंदर बोरो कर रहे हैं उस चीज़ को, तो उस केस के अंदर प्रीवेलिंग रेट ही लगाना पड़ेगा, आपको कोई और ऑप्शन नहीं दिया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हैजिंग प्रोविजन की। सबसे पहले देख लेते हैं रुपीज़ का, बड़ा छोटा सा पॉइंट है इसके अंदर। तो जितने भी ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैं वो एलिजिबल हैं अपने एक्सपोजर को हेज करने के लिए, ठीक है, थ्रू डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स विद एडी कैटेगरी 1 बैंक इन इंडिया। एडी कैटेगरी 1 बैंक इन इंडिया के थ्रू कोई भी डेरिवेटिव प्रोडक्ट वो रुपी इन्वेस्टर्स कर सकते हैं, हेज कर सकते हैं, उनको अलाउड है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, द इन्वेस्टर कैन ऑल्सो एक्सेस डोमेस्टिक मार्केट थ्रू ब्रांचेज सब्सिडरीज ऑफ द इंडियन बैंक्स अब्रोड। यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टर है यूएस का, यूएस के अंदर कोई ब्रांच है या फिर कोई सब्सिडरी है इंडियन बैंक की, तो वो वहाँ के उसके थ्रू भी ये चीज़ हेजिंग का प्रोविज़न आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो आगे चलें, अब हम देखते हैं, अगर हम बात करें ईसीबी रेज कर रहे हैं फॉरेन करेंसी के अंदर, तो उस केस के अंदर अगर कोई ईसीबी जो एंटिटी रेज कर रही है उसके ऊपर कोई सेक्टरल रेगुलेशंस या कुछ प्रूडेंशियल रेगुलेशन लगती है तो वो उसको फॉलो करने पड़ेंगे रिगार्डिंग द फॉरेन करेंसी एक्सपोजर। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस कंपनीज है, ये तो पहले तो हमने बात की कि अगर उसके रिस्पेक्टिव कोई सेक्टर के अंदर कुछ रेगुलेशंस हैं तो वो फॉलो की जाएंगी। सेकंड हम बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस कंपनीज की, उस केस के अंदर बात हो रही है कि उनके बोर्ड की एक रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी होनी ज़रूरी है, और अगर मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड 5 ईयर से कम है, अगर मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड 5 ईयर से कम है तो उस केस के अंदर उनको मैंडेटोरीली, यहां अगर रूपी में देखें तो मैंडेटरी नहीं था, दे आर एलिजिबल टू हेज बट दे वॉज नॉट अ मैंडेट, बट इस केस के अंदर दिस इज मैंडेटरी। 70% ऑफ द ईसीबी एक्सपोजर, 70% किस चीज का आगे हमें बताया जाएगा, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट दोनों का मिला के 70% एक्सपोजर जो होगा उसका 70% आपको हेज करना जरूरी है। और जो एडी कैटेगरी 1 बैंक होगा वो वेरीफाई करेगा कि 70% की रिक्वायरमेंट कंप्लाई की गई है कि नहीं की गई है, और वो आरबीआई को इन्फॉर्म करेगा, रिपोर्ट करेगा थ्रू ईसीबी 2। नेक्स्ट यहां पे आप बात कर रहे हैं, 3 पॉइंट हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है इसके अंदर कवरेज का। सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास टेनर एंड रोल ओवर का, एंड थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास नेचुरल हेज का। ओके, अब कवरेज की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कवरेज जो होगा वो प्रिंसिपल एज वेल एज जो कूपन रेट होगा उसका मिला के उसके ऊपर उसको टोटल का उसका 70% लिया जाएगा, उसको एज अ कवरेज माना जाएगा। और वो कब से शुरू होगा, दैट एक्सपोजर वुड बी फ्रॉम द डे द लायबिलिटी इज क्रिएटेड। यानी सबसे पहले अगर हम कवरेज के अंदर बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट कि ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, प्रिंसिपल एज वेल एज कूपन रेट, प्रिंसिपल प्लस कूपन रेट। एंड सेकंड हमारे बारे में बात की जा रही है यहाँ पे कि वो एक्सपोजर उस दिन से माना जाएगा जिस दिन से लायबिलिटी इज क्रिएटेड, लायबिलिटी इज क्रिएटेड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेन्योर एंड रोल ओवर। इस केस के अंदर बताया जा रहा है कि मिनिमम टेन्योर होना चाहिए, मिनिमम टेन्योर उसका होना चाहिए 1 ईयर का, विद अ प्रोविजन ऑफ रोल ओवर आफ्टर एवरी ईयर। इस एक्ट के अंडर इसका बेसिक एजेंडा यही है कि कोई भी एक्सपोजर का जो पीरियड है उस पीरियड में कोई भी ऐसा टाइम ना हो जब वो जो ईसीबी है वो अनहेज रह जाए, वो अनहेज नहीं बचना चाहिए। अब एक थर्ड पॉइंट आता है नेचुरल है, जो कि इन सारे पॉइंट्स की एक एक्सेप्शन है। इसमें बात की जा रही है कि अगर आपका ऑफ सेटिंग कर रहे हो, कोई ट्रांजैक्शन की ऑफ सेटिंग हो रही है, यानी कि विद इन अ ईयर अगर हम बात करें एक बैलेंस शीट के अंदर, एक ईयर के अंदर बात करते हैं, तो आपके पास कैश फ्लो रिसीव हो रहा है और आपको कैश पे भी करना है, कैश आउटफ्लो भी है आपके पास और कैश इनफ्लो भी है, कैश फ्लो एंड कैश का इनफ्लो। तो अगर वो ऑफसेट करना है आपको तो उस केस के अंदर विद इन अ ईयर, और ये भी ध्यान रखना है कि वो विद इन अ ईयर होना चाहिए, तो उस केस के अंदर इसको नेचुरली हेज माना जाएगा और इसमें आपको अलग से हेजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। दिस विल बी कंसिडर्ड एज नेचुरली हेज्ड और अलग से आपको हेजिंग करने की नीड नहीं पड़ेगी इसके अंदर। और लेकिन इसके अंदर एक बात और दी गई है, इसी नेचुरल हेजिंग के पॉइंट के अंदर एक बात और दी गई है कि अगर रेवेन्यू जो है वो इंडेक्स हो रहा है फॉरेन करेंसी में, वो इंडेक्स हो रहा है फॉरेन करेंसी से, तो उस केस के अंदर दिस करेंसी विल नॉट बी कंसिडर्ड एज नेचुरली हेज्ड।
ठीक है, तो ये एक प्रोविजन यहाँ पे दिया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है, इसको ज़्यादा ध्यान से देखेंगे आप, हेजिंग वाला पॉइंट। ओके, तो मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर कवरेज की बात की गई है, कवरेज होना चाहिए प्रिंसिपल एंड कूपन रेट का, जिसकी लाइबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी, एक्सपोजर स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम द डे लाइबिलिटी इज क्रिएटेड। उसके बाद हमने बात की टेन्योर, इसका मिनिमम 1 ईयर का होना चाहिए विद प्रोविजन फॉर रोल ओवर, ताकि कोई भी ऐसा पीरियड ना हो जहां वो अनहेज रह जाए। फिर हमने अगर बात की ऑफसेटिंग ट्रांजेक्शन्स के बारे में, जो कि अगर ऑफसेटिंग ट्रांजेक्शन्स है आपकी विद इन अ ईयर फॉल कर रही है तो उस केस के अंदर उसको नेचुरली हेज माना जाएगा, लेकिन अगर वो इंडेक्स्ड है फॉरेन करेंसी में तो उसके अंदर नेचुरल हेजिंग आपको अलाउड नहीं होगी, वो नेचुरल हेजिंग के प्रोविजन यहाँ पे अप्लाई नहीं किए जा सकते। अब अगर बात कर रहे हैं कि अगर आपको चेंज करानी है अपनी करेंसी को, अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी फॉरेन करेंसी के अंदर बोरो किया था और फ्रीली कन्वर्टेबल अगर वो है, तो उस केस के अंदर आप किसी भी फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करा सकते हैं किसी भी दूसरी फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी में या फिर आईएनआर में। ये आपको यहाँ पे फॉरेन करेंसी की बोरोइंग पे ऑप्शन दिया गया है। वेयर एज अगर आपने आईएनआर में उसको बोरो किया है तो आप किसी भी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में उसको कन्वर्ट कराना आपको अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पार्शियलिटी की गई है विद इन बिटवीन फॉरेन करेंसी एंड इंडियन करेंसी। उसके बाद बात कर रहे हैं हम, एक पॉइंट आता है, चलिए आपको बुक पे ले चलता हूँ अब मैं। उसके बाद हमने देखा अभी तक, जैसे यहाँ से आपको मैं कंफर्म कर दूँ कि हमने दोनों के हेजिंग प्रोविजन देख लिए, पहले फॉरेन आईएनआर में और फिर फॉरेन करेंसी के अंदर। उसके बाद हमने इसमें देखा इसके कवरेज, फिर हमने देखा इसका टेनर एंड फिर देखा हमने नेचुरल हेज के प्रोविजन, ऑफसेटिंग वाला पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा पास आता है यहाँ पे लिमिट्स एंड लेवरेज। तो अगर आपका जो ईसीबी है जो आप रेज कर रहे हैं वो अप टू 750 मिलियन है या इक्विवेलेंट पर फाइनेंशियल ईयर, तो उस केस में ऑटोमेटिक रूट आपको अलाउड है। और अगर आपने फॉरेन करेंसी रेज की है फ्रॉम डायरेक्ट फॉरेन इक्विटी होल्डर से, तो उस केस के अंदर आपकी ईसीबी लाइबिलिटी इक्विटी जो रेशियो होगी, क्योंकि ये इक्विटी होल्डर है तो यहाँ पे डाइल्यूशन की वजह से देखा जाएगा इन सब चीज़ों को, तो उस केस के अंदर आपका डेट और इक्विटी लाइबिलिटी टू इक्विटी रेशियो जो होगा वो ऑटोमेटिक रूट के अंदर 7:1 एक्सीड नहीं करना चाहिए। लेकिन ये 7:1 को अप्लाई नहीं होगा अगर आपकी जो बोरोइंग है वो ओनली 5 मिलियन यूएसडी तक है। इस केस के अंदर ये बात की गई है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि इशुएंस ऑफ गारंटी एक्सेट्रा बाय इंडियन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। वहाँ जहाँ अगर बाहर, जैसे कि हमने दोबारा पहले भी बात की थी कि अगर कोई इंडियन बैंक है जिसकी बाहर ब्रांच या सब्सिडरी है तो उस केस के अंदर उनको प्रोहिबिट किया गया है, उनको कोई परमिशन नहीं है कि वो वहाँ उसके बिहाफ में गारंटीज दे सकें। तो यानी कि इशुएंस ऑफ एनी टाइप ऑफ गारंटी बाय इंडियन बैंक्स, all India financial institutions and NBFC related to ECB is not permitted. Further, financial intermediaries यानी कि Indian banks financial institutions shall not invest in FCCBs or FCEBs in any manner whatsoever. यानी कि ये जो जितने भी हैं इंडियन बैंक्स हैं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है और एनबीएफसीज हैं, वो ईसीबी रिलेटेड कोई भी गारंटी नहीं दे सकते। और साथ के साथ इनकी अगर कोई फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं तो वो इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते एफसीसीबीज और एफसीईबीज के अंदर इन एनी मैनर। एफसीसीबीज और एफसीईबीज आप खाली फॉरेन करेंसी में ही कर सकते थे, जैसा हमने ऊपर देखा। उसके बाद हम चलते हैं पार्किंग ऑफ ईसीबी प्रोसीड्स। ECB proceeds are permitted to be parked abroad as well as domestically in any manner given below। यानी कि बाहर भी और अंदर भी, इंडिया के अंदर भी और बाहर की कंट्री में भी आप उसको पार्क कर सकते हैं एज में भी। अब उसके कुछ प्रोविजंस हैं जैसा कि बताया गया है। सबसे पहले देखें तो ECB proceeds meant only for foreign currency expenditure can be parked abroad pending utilization। यानी कि अगर फॉरेन करेंसी जो है, अगर उसका फॉरेन करेंसी में ही एक्सपेंडिचर होना है तो उसको आप अब्रोड में पार्क कर सकते हैं टिल द यूटिलाइजेशन, जब तक आप उसका यूटिलाइजेशन नहीं करते। और तब तक के लिए आप उसको इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। किन किन में? अगर कोई डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स हैं जो प्रेस्क्राइब रेटिंग के अंडर फॉल करते हैं, ट्रेजरी बिल्स हैं या कोई अदर मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि ऑल्सो प्रेस्क्राइब्ड रेटिंग्स के अंडर फॉल करते हैं, या फिर आप डिपॉजिट कर सकते हैं विद फॉरेन ब्रांचेस सब्सिडरीज ऑफ इंडियन बैंक्स अब्रॉड। यानी जो मैंने दोबारा आपको बताया, इंडियन बैंक है उसकी अगर कोई ब्रांच या सब्सिडरी है तो वो भी उस केस के अंदर भी आप यहाँ पे उसको पार्क करके रख सकते हैं, वहाँ पे आप उसको डिपॉजिट करा सकते हैं फॉर फर्दर पेंडिंग टिल यूटिलाइजेशन। उसके बाद आता है हमारे पास INR के बारे में बात करते हैं। INR के अंदर आता है पार्किंग ऑफ ECB प्रोसीड्स डोमेस्टिकली। ECB प्रोसीड्स मेंट फॉर रूपी एक्सपेंडिचर शुड बी रिपाट्रिएटेड इमीडिएटली फॉर द क्रेडिट टू इंडियन रुपीज। किसमें? टू देयर रूपी अकाउंट विद AD कैटेगरी 1 बैंक।
उनका जो रुपी अकाउंट वहाँ पे एडी कैटेगरी 1 बैंक के पास खुला हुआ है, वहाँ पे उनको इमीडिएटली रिपैट्रिएट करना है भाई। वहाँ पे आपको पार्किंग के लिए नहीं अलाउ किया गया अगर आप वो एक्सपेंडिचर रुपी में ही करना है। तो कहने का मतलब सिंपल सी बात ये है कि यार आपको रुपीज़ में ही खर्च करना है, तो आप इंडिया में ही खर्च करने वाले हो, तो बाहर रखना ही क्यों है अनयूजुअल टाइम के लिए? ले आओ ना उसको कंट्री के अंदर, क्यों छोड़ा है उसको बाहर? तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है अपने रुपी अकाउंट के अंदर ले आओ, एडी कैटेगरी 1 बैंक के पास रख लो। अब क्या बात है, ईसी बोरोवर और ऑल्सो अलाउड टू पार्क ईसीबी प्रोसीड्स इन टर्म डिपॉजिट्स विद एडी कैटेगरी 1 बैंक। वो फिर यहाँ लाने के बाद उसको टर्म डिपॉजिट में डाल सकते हैं विद द सेम एडी कैटेगरी 1 बैंक। कितने टाइम के लिए? फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 12 मंथ्स क्यूमुलेटिवली, एक साथ मिला के 12 महीने तक का टाइम, एक बार में एट वन टाइम आप 12 महीने तक के टाइम के लिए उसको आप डिपॉजिट कर सकते हैं। दीज टर्म डिपॉजिट शुड बी केप्ट इन अनएनकम्बर्ड पोजीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान से देखना है आपको। अनएनकम्बर्ड पोजीशन यानी कि वो जो डिपॉजिट होगा उसके अगेंस्ट आप कोई चार्ज या फिर कोई लियन क्रिएट नहीं कर सकते। वो आपका और आपके ही रहना चाहिए, आपके लिए फ्रीली यूजेबल रहना चाहिए। इसका एजेंडा यही है कि जिस पर्पज़ के लिए आपने वो पैसा रेज किया है आप उसी पर्पज़ के लिए उसको यूज़ कर पाएँ। तो ये इसलिए यहाँ पे एक प्रोविजन डाला गया है। तो यहाँ एक मेन जो टेक्निकल पार्ट होता है इस पूरे ईसीबी के कॉन्सेप्ट का, वो यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम देखने वाले हैं थोड़ा सा प्रोसीजरल पार्ट, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, थोड़ा सा आपको और जल्दी और थोड़ा सा ब्रीफ वे में इसको कराने वाला हूँ। तो अब अगर मैं आपको शुरू से इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दूँ तो वो कुछ इस तरह से होगा। इस पूरे पॉइंट का, अगर ईसीबी यहाँ से ये ईसीबी पॉइंट शुरू हुआ था एंड देन हमारे पास आया ऑल इन कॉस्ट के बारे में सबसे पहले उन्होंने बता दिया। फिर मैंने आपको जैसे बताया था कि 2 रूट होते हैं हमारे, एक होता है अप्रूवल रूट और एक ऑटोमेटिक रूट, जिसमें एडी कैटेगरी 1 आता है ऑटोमेटिक रूट में। और अप्रूवल रूट में आपके पास आरबीआई को बोलना होता है थ्रू एडी बैंक फॉर एग्जामिनेशन। फिर यहाँ पे जो डिवीजन किया गया है फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड इन ईसीबी एंड आईएनआर, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया करेंसी, कौन कौन सी? यही फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी एंड या फिर आईएनआर। फॉर्म्स किस क्या क्या हो सकते हैं, तो उसके अंदर हमें बताया गया था लोन हो सकता है इंक्लूडिंग बैंक लोन्स, फ्लोटिंग फिक्स्ड रेट नोट्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स अदर देन फुल्ली एंड कंपल्सरीली कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, फिर आता है हमारे पास ट्रेड क्रेडिट्स बियॉन्ड 3 ईयर्स, और यहाँ पे एफसीसीबीज, एफसीईबीज एंड फाइनेंशियल लीज। ट्रेड क्रेडिट बियॉन्ड 3 ईयर्स वो लोन में कैटेगरी में आएगा, क्योंकि उसके अलावा अगर कोई ट्रेड क्रेडिट है तो इट विल बी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस माना जाएगा वो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर ये सब चीज़ें है ही, प्लस में यहाँ पे आता है हमारे पास प्लेन वनीला रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, प्लेन वनीला रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इशूड ओवरसीज विच कैन बी आइदर प्लेस्ड प्राइवेटली और लिस्टेड ऑन एक्सचेंजेस एज पर होस्ट कंट्री रेगुलेशंस। यानी कि या तो उनको प्राइवेटली भी प्लेस कर सकते हैं या फिर होस्ट कंट्री के अंदर उनके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग भी उसको किया जा सकता है, लिस्ट किया जा सकता है एक्सचेंज के अंदर। एक बात यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है कि आईएनआर के अंदर प्लेन वनीला रूपी बॉन्ड्स तो एक्स्ट्रा है, लेकिन फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एंड एफसीईबीज नहीं है। जो फॉरेन करेंसी में आपको अलाउड है वो यहाँ नहीं है। फिर मैंने आपको एलिजिबल बोरोस के बारे में बताया, जो कि ये 4 लोग आते हैं, प्लस में कुछ माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड रजिस्टर्ड एंटिटीज़ या फिर एनपीओज या फिर कोई कंपनी रजिस्टर्ड एट सोसाइटी, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। फिर मैंने आपको बताया रेकग्नाइज लैंडर्स कौन कौन से होते हैं। तो वो ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ईओस्को कंप्लाइंट कंट्री के अंदर आते हैं। जैसे कि सबसे पहले आएगा हमारे पास ईओस्को कंप्लाइंट कंट्रीज कौन सी होती है, जो कि यहाँ दिया गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशंस। उनका मल्टीलेटरल मेमोरेंडम पास होता है जो एक दूसरे को वो करते हैं, हेल्प करते हैं इन चीज़ों के रिगार्डिंग। तो अगर ऐसा कुछ है तो उस केस के अंदर तो मल्टीलेटरल एंड रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। इंडिविजुअल्स को भी अलाउड है अगर $400 और फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ बॉन्ड्स डिबेंचर्स लिस्टेड अब्रॉड, जैसे कि हमने ऊपर बात की थी। अगर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स हैं वो बाहर प्राइवेटली प्लेस भी हो सकते हैं, एक्सचेंज में भी हो सकते हैं। तो अगर एक्सचेंज में लिस्टेड हैं तो उस केस के अंदर इंडिविजुअल्स भी एक तरह से उसमें पार्ट ले सकते हैं, यहाँ पे देखा। उसके बाद आते हैं फॉरेन ब्रांचेज सब्सिडरीज ऑफ इंडियन बैंक्स। उस यानी कि अगर कोई इंडियन बैंक है, इसकी कोई फॉरेन के अंदर ब्रांच है या कोई सब्सिडरी है, तो वहाँ से भी आप रेज कर सकते हैं। वो इन चीज़ों में भी आपको हेल्प कर सकते हैं। वो एज अ अरेंजर, एज अ अंडर राइटर, एज अ मार्केट मेकर, एज अ ट्रेडर भी वहाँ पे काम कर सकते हैं रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स के केस के अंदर। हाउएवर वो अंडर राइटिंग नहीं कर सकते अपने ही मेन बैंक, अगर ये ही बैंक अगर बाहर कोई बॉन्ड्स इशू करना चाह रहा है तो उसके लिए वो अंडर राइट नहीं कर पाएंगे, किसी और के लिए ये अंडर राइटिंग का काम भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया। फिर मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड, उसके बाद हम देखेंगे, यहाँ देखा हमने यहाँ पे ये ईसीबी
कि मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड का और डिटेल के अंदर, ऑल इन कोस्ट, अदर कोस्ट, देन एंड यूजेस उसके नेगेटिव लिस्ट जो मैंने आपको बताई थी। फिर आए हमारे पास एक्सचेंज रेट की कौन सा प्रिवेलिंग रेट होगा, अगर लोअर होगा तो आपको उससे पूछना पड़ेगा अपने रजिस्टर्ड सॉरी जिससे आपने वो पैसा लैंड करवाया है। उसके बाद रुपीज़ के अंदर आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है। हेजिंग के अंदर हमने देखे 3 पॉइंट्स, कवरेज, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्लस में हमारे पास आया यहाँ पे कि जिस दिन से एक्सपोजर क्रिएट होगा, जिस दिन लाइबिलिटी क्रिएट हुई। टेनोर में हमने देखा 1 साल का मिनिमम होना चाहिए प्लस रोल ओवर, ताकि अनहेज ना रह जाए। नेचुरल हेजिंग के अंदर देखा अगर ऑफसेटिंग ट्रांजेक्शन है तो। उसके बाद हमने देखा चेंज करने का करेंसी के अंदर, अगर आईएनआर है तो आप कन्वर्ट चेंज नहीं कर सकते। कोई भी अगर करेंसी अदर फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी है तो उसको दूसरी किसी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में एक्सचेंज कर सकते हैं, या फिर आप आईएनआर के अंदर उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। फिर हमने देखा 750 मिलियन तक है तो ऑटोमेटिक रूट आपको अलाउड होगा। 7:1 आपका रेशो होना चाहिए, डेट इक्विटी रेशो, अगर आप इक्विटी फॉरेन इक्विटी होल्डर से रेज कर रहे हैं, या फिर अगर USD 5 मिलियन तक ही है तो वो भी सेटिस्फाई करना आपको ज़रूरी नहीं है। अब बात की हमने कि अगर गारंटी आप दे रहे हैं तो उस केस के अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स और इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंडियन बैंक्स और NBFCs को अलाउड नहीं है ECBs के लिए गारंटी देना, और ये सब FCCBs और FCEBs जो फॉरेन करेंसी के अंदर था फ्रीली कन्वर्टेबल, उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। फिर हमने पार्किंग की बात की, और इन द मीन टाइम आप उसको डिपॉजिट कर सकते हैं अंडर द इफ़ इट फॉल्स अंडर द प्रेस्क्राइब्ड आपका रेटिंग्स। तो यहाँ तक हमने देखा इस क्लास के अंदर, एंड आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया हो।